नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। 3 दिसंबर को क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि 3 दिसंबर को क्या होगा यह उन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है। राहुल गांधी को बिल्कुल अंदाजा नहीं है। कमलनाथ, अशोक गहलोत, बघेल, ये तीनों नेता भी 3 दिसंबर के फाइनल नंबर से अनजान हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के ठीक अगले दिन जो कुछ भी पब्लिक के बीच में कहा वही 20 दिन बाद होने वाला है? आमतौर पर देखा जाता है कि अगर कोई पार्टी चुनाव हार रही होती है तो टॉप लीडरशिप बहुत बड़े बड़े दावे करने से बचती है। लेकिन मोदी ने तो आज यहां तक कह दिया कि उन्होंने 40 साल की राजनीति की है, उन्हें हवा का रुख मालूम है। देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके पास मोदी जैसा तजुर्बा हो। नरेंद्र मोदी इसी तजुर्बे के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीत रही है और कांग्रेस पार्टी हार रही है। आप सोच रहे होंगे कि मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो यही बोलेंगे, मगर हम आपको इससे आगे की बात बताते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन की है उसके आगे का चुनावी विश्लेषण क्या है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। मोदी के पास बूथ बूथ की रिपोर्ट आ गई। क्या 3 दिसंबर को कांग्रेस गई? क्या सारे सर्वे गलत साबित हो रहे हैं? मोदी को ऐसी कौन सी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मिल रही है? मोदी को अपने खुद के सर्वे में क्या पता चला है? क्या कांग्रेस के दी एंड का काउंटडाउन शुरू हो गया है? काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उनकी विदाई का समय आ गया है। चला चली की बेला है। अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। मोदी ने कौन सा गणित समझाया है? कौन सी शर्त लगाई है? प्रधानमंत्री ने क्यों कहा है अभी से लिख के रख लो? वो कौन से महाज्ञानी हैं जिन्हें मोदी ने पॉलिटिकल साइंस बताया है? वो कौन सा गणितबाज है जिसे मोदी ने 23 का पॉलिटिकल कैलकुलेशन डेमो करके दिखाया है? मोदी ने किस आधार पर 3 दिसंबर का वर्डिक्ट 13 नवंबर को ही दे दिया? क्या मोदी को हवा का रुख अभी से ही पता चल गया? मैं हवा का रुख बड़े आसानी से समझ पाता हूं। किस राज्य की किस सीट पर क्या होने वाला है? कौन जीतने वाला है? कौन हारने वाला है? कौन प्रचंड बहुमत लाने वाला है? कौन अपनी जमानत जब्त करने वाला है? मोदी ने सीट वाइज एनालिसिस कर दिया है। प्रधानमंत्री के खुद के सर्वे में रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। मोदी की 3 स्पीच से 3 राज्यों का अनुमान आपको भी लग जाएगा। वो 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ज्यादातर सर्वे ने समझाया बीजेपी छत्तीसगढ़ हार रही है, बुरी तरह हार रही है। मोदी ने अपना सर्वे बताया बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जा रही है। ये जयघोष है। पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। प्रथम चरण के मतदान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। हर तरफ एक ही गूंज है, 3 दिसंबर को भाजपा आवत है। भाजपा भाजपा भाजपा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के जिन नेताओं ने आपको 5 साल लूटा है, उनकी विदाई का समय आ गया है। कांग्रेस अब एक पल के लिए भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और कांग्रेस भी ये समझ गई है कि अब चला चली की बेला है, चला चली की बेला है।
अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। मोदी जो अपना सर्वे बता रहे हैं वो पोल पंडितों के सर्वे से एकदम अलग है। ये मोदी का अपना खुद का असेसमेंट है। सारे सर्वे एक तरफ, मोदी का खुद का सर्वे एक तरफ। सवाल है कि ये कैसे होगा? छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर कहां कहां कमल खिलेगा? 2023 का सबसे मुश्किल चुनाव छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं मोदी। वो भी अपने नाम पर लड़ रहे हैं। कोई दूसरा बड़ा इतना नेता होता तो कभी भी हारे हुए मैदान में उतरता ही नहीं। प्रचार पर जाता भी तो इस तरह के भाषण की संभावना ही नहीं थी। इसका मतलब ही यह हुआ कि मोदी के पास कुछ तो रिपोर्ट आई है, वरना मोदी इस तरह की बात करते नहीं, इतना बड़ा दावा नहीं करते। मैं बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूं। मैं हवा का रुख बड़े आसानी से समझ पाता हूं। और मैंने पहली सभा में कहा था कि मैं आज आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो कईयों को आश्चर्य हुआ था कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोल गए। और मैंने कहा था कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी, उसके शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए आया हूं। मोदी जो क्लेम कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में गेम चेंजर कैसे साबित होगा? मोदी का खुद का पॉलिटिकल कैलकुलेटर क्या कहता है? छत्तीसगढ़ मूल रूप से आदिवासी, दलित, पिछड़ा और शहरी वोटर्स का चुनाव है। आबादी के लिहाज से वहां की 32% जनसंख्या आदिवासी वर्ग की है। 13% आबादी अनुसूचित जाति यानी एससी है। 47% के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनाधार ओबीसी वर्ग है। 90 में से 29 सीटें ऐसी हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स यानी आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन्हीं सीटों में सेंध लगाई थी। बीजेपी को नुकसान हुआ था क्योंकि तब आदिवासी बेल्ट ने बीजेपी को वोट नहीं किया था। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की 39 रिजर्व सीट में से कांग्रेस ने 82% के स्ट्राइक रेट के साथ 32 सीटें जीती थीं। आदिवासियों के लिए आरक्षित 29 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थीं, जबकि 86% के स्ट्राइक रेट के साथ 25 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं। लेकिन इस बार मोदी ने पूरा प्लान बदल दिया। आदिवासियों के लिए आरक्षित 29 सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी एक एक नेता को दी गई। कहां कितनी कमी है, कहां कितनी ताकत लगानी है, कहां पब्लिक खुश है, कहां पब्लिक नाराज है, पब्लिक का मूड क्या है, मोदी को हर लोकेशन से डेली रिपोर्ट भेजी गई। और मोदी ने जो बातें बताई हैं वो हवा हवाई नहीं है, इसी रिपोर्ट पर आधारित है। मैं इन दिनों जो दिल्ली से पत्रकार मित्र आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक आते हैं, उनसे बात करता हूं। एक बात मुझे वो बड़े सीना तान करके कह रहे हैं। वो कह रहे हैं शर्त लगाओ मोदी जी। मैं कहा देखो भाई, मैं शर्त वर्त नहीं लगाता हूं, लेकिन मैंने कहा बताओ तो क्या है। वो कहते लिख के रखो, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खुद हार रहे हैं। कांग्रेस के कुछ महाज्ञानियों को आजकल अचानक से गणित का शौक भी हो गया है, लेकिन ये कांग्रेस के गणितबाज वो सवाल भी हल नहीं कर पाते जो छत्तीसगढ़ का 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हल कर सकता है। मोदी के पिछले 4-5 चुनावी भाषणों को डिकोड करने पर पता चलता है कि दर्जनों बार मोदी ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया है। तो क्या इस बार छत्तीसगढ़ में मोदी का प्लान ए यानी प्लान आदिवासी काम कर रहा है और बटन मोदी के नाम पर ही दबने वाला है? छत्तीसगढ़ में राउंड 2 की वोटिंग से पहले नेशनल लेवल पर मोदी सरकार ने आदिवासियों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। कुछ घंटों बाद ही मोदी आदिवासियों को ताकत देने के लिए पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन लॉन्च करने वाले हैं। देश में करीब 75 पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं
जो 18 राज्यों के 22,544 गांव में रहते हैं और जिनकी कुल आबादी 28 लाख है। इस इनिशिएटिव का सीधा असर आदिवासियों के दिल और दिमाग पर पड़ेगा। इतनी बड़ी तादाद में आपका यहां आना, मेरे आदिवासी भाई बहनों का आना और उनका आशीर्वाद पाना, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है। जिस आदिवासी समाज को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, जिस आदिवासी समाज की कांग्रेस ने कभी परवाह नहीं की, उस आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाने का, सामाजिक न्याय दिलाने का काम भाजपा ने किया है। और ये मेरा एक और सौभाग्य है कि परसों मैं झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के गांव जा रहा हूं। वहां से पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ी योजना की शुरुआत होने वाली है। धान के नाम पर दलित सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ आए, मगर छत्तीसगढ़ के 13% दलित पिछली बार बीजेपी के हाथों से खिसक गए। तो क्या छत्तीसगढ़ में मोदी का दूसरा फोकस प्लान डी यानी प्लान दलित पर है? क्या दलित वोटर भी रातों रात बीजेपी के खेमे में शिफ्ट हो रहा है? बीजेपी के साथ शहरी वोटर तो है, लेकिन अगर प्लान आदिवासी और प्लान दलित काम कर गया तो छत्तीसगढ़ में राह आसान हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में एक तीसरा सबसे रिस्की फैक्टर है और सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है। यह वही वोट बैंक है जिसे लेकर बघेल जीत का दावा कर रहे हैं, जिसके दम पर सारे सर्वे बीजेपी को हारा हुआ बता रहे हैं। राहुल भी पिछले एक महीने से ओबीसी ओबीसी ही चिल्ला रहे हैं। राहुल का कोई ऐसा भाषण, कोई ऐसी रैली नहीं हुई जिसमें उन्होंने ओबीसी का जिक्र करके मोदी को टारगेट न किया हो। आपने सुना होगा पहले अपने भाषणों में, हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं ओबीसी हूं। सुना आपने? सुना ना? जहां भी जाते थे कहते थे मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। अब जब से मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की है, तब से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है। मतलब एक ही ओबीसी बचा हिंदुस्तान में, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मगर मोदी ने राहुल की ओबीसी वाली पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की पूरी पोल खोल दी है। मोदी ने सीधे राहुल का नाम भले न लिया हो, लेकिन जिक्र सब कुछ कर दिया है। कांग्रेस मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रही है। गाली तो गाली, डंके की चोट पर कांग्रेस ओबीसी समाज के जो गालियां दी है, उसके लिए अदालत के कहने के बाद भी माफी मांगने से इनकार कर रही है। ओबीसी समाज के प्रति कितनी नफरत है, इसका यह उदाहरण है। दिल्ली से आए कांग्रेस के कुछ महाज्ञानी नेता आजकल अपनी सभा में मेरी जाति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहते फिरते रहते हैं कि मोदी तो ओबीसी है, मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश में जो चुनाव हुए, उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई, लोगों ने अवसर दिया, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया।
कांग्रेस अपनी चुनावी स्क्रिप्ट में हर जगह या तो ओबीसी फिट करती है या फिर मोदी विरोधी टेक्स्ट रिपीट करती है। और अब वो एक नया टेम्पलेट लेकर आई है। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर लिखा यह टेक्स्ट बताने के लिए काफी है कि मोदी नाम से उसके खेमे में खौफ कितना हाई है। तानाशाह, ढोंगी, डरपोक, मोदी के लिए ऐसे शब्द लिखकर कांग्रेस को लगता है कि वो चुनाव के पिच पर मोदी को हरा देगी। लेकिन मोदी का चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि कांग्रेस के दावों के उलट होता बिल्कुल विपरीत है। राहुल हर जगह पर्चा लेकर पहुंच जाते हैं, रोड शो में दाएं बाएं हाथ दिखाते हैं, भीड़ दिखाकर कांग्रेस कहती है चुनावी राज्यों में हवा तो कांग्रेस की ही है। मगर इस भीड़ के उलट एक सच्चाई यह भी है कि छत्तीसगढ़ में अंदर खाने ही कांग्रेस के भीतर मारकाट मची है। दूसरे चरण की वोटिंग से 4 दिन पहले ही कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। एक ही दिन में 3 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ऊपर से मोदी ने 2.5 साल वाले उस एग्रीमेंट की बात छेड़कर कांग्रेस के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है, जो इस वक्त छत्तीसगढ़ के घर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी कांग्रेस की इंटरनल लड़ाई ही उसके लिए छत्तीसगढ़ में खाई पैदा कर चुकी है। 30% वाले कक्का भी, करारी हार भी आप पक्की मान लीजिए, ये कक्का का जाना भी पक्का। आज हर तरफ से खबरें आ रही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का विधायक बनना तक मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ही कांग्रेस के जो पुराने समर्पित कांग्रेसी हैं, वो यहां के मुख्यमंत्री से इतना चिढ़े हुए हैं कि इस बार उन्होंने यहां के मुख्यमंत्री को हराने की ठान ली है। अब उनके एमएलए बन तक के लाले पड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के पुराने दिग्गजों को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा धोखा उनके साथ ये मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिल्ली के आला कमान ने किया है। आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री के पद के लिए यहां 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं? पहले तो ऐसी कोई पार्टी देखी है जिसको घर में भी एग्रीमेंट करना पड़े? ऐसी पार्टी देखी है भाई? इनको घर में भी एग्रीमेंट करना पड़ा। और उस समय तय हुआ था कि भूपेश बघेल सिर्फ 2.5 साल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन इन 2.5 सालों में मुख्यमंत्री ने पद का जितना दुरुपयोग हो सकता है किया। हजारों करोड़ के घोटाले करके, पैसे के पहाड़ खड़ा करके सारा खेल बदल दिया। कहने वाले कह रहे हैं कि लूट के ये पैसे दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान तक गए। यहां के मुख्यमंत्री ने घोटाले की रकम दिल्ली तक पहुंचाकर सौदा कर लिया, अगले 2.5 साल और खरीद लिए। रही बात करप्शन की, तो महादेव ऐप घोटाले में मोदी ने सीधे सीधे भ्रष्टाचार के तार भूपेश बघेल से जोड़ दिए हैं। राउंड 2 की वोटिंग से पहले बीजेपी ने भूपेश बघेल को इस घोटाले का सरगना डिक्लेयर कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बघेल ने घोटाले के जरिए लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटकर न सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा गांधी परिवार के साथ भी साझा किया। बीजेपी का कहना है कि वो हर हर महादेव कहती है, जबकि भूपेश बघेल घर घर महादेव ऐप कहते हैं। बीजेपी ने सवाल पूछा है कि गांधी परिवार और खरगे गाजा पर तो बोल रहे हैं, लेकिन महादेव ऐप घोटाले पर मुंह पर ताला क्यों लगाए बैठे हैं? जिस कांग्रेस को गणित सिखाने का
इतना बड़ा शौक है, आज मैं इस मुंगेली में इन हजारों लोगों के बीच में उससे भी मैं कुछ सवाल जरूर करूंगा। ये जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने कितने कितने? जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है, कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है, और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। मोदी करप्शन वाले एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मध्य प्रदेश पहुंचते ही दोनों राज्यों में पकड़ी गई गड्डियों के कांग्रेस कनेक्शन का जिक्र करके राहुल को टेंशन दे देते हैं और फिर तुरंत ट्रैक बदलते हैं। राजस्थान में सर तन से जुदा वाला एग्जाम्पल देते हैं और मध्य प्रदेश को कांग्रेस से बचकर रहने की सलाह देने लगते हैं। अभी तो जैसे तैसे कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों को सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। अब ये सोना कौन सा लाएंगे? आलू वाला? कोई भरोसा नहीं। सोने का महल देंगे और फिर कहेंगे आलू से सोना निकालूंगा तब बनाऊंगा। कांग्रेस की एक और पहचान है जो यहां के युवाओं को समझना बहुत जरूरी है। जहां जहां कांग्रेस आती है वहां अपराध चरम पर पहुंच जाते हैं। कांग्रेस सरकार में दंगे फसाद आम हो जाते हैं। कांग्रेस सरकार में बहनों बेटियों के साथ अत्याचार चरम पर पहुंच जाता है। लोगों के लिए अपने तीज त्योहार मनाना तक मुश्किल हो जाता है। आप पड़ोस में राजस्थान में देखिए, बीते 5 वर्षों में क्या क्या नहीं हुआ। क्या हम कल्पना भी कर सकते थे कि भारत में हम कभी सर तन से जुदा ऐसे नारे सुनेंगे? लेकिन कांग्रेस के कुशासन में वीर धरा राजस्थान में कैमरा के सामने हुआ। मेरे परिवारजनों, हमें राजस्थान तो बचाना ही बचाना है, लेकिन मध्य प्रदेश को किसी भी हालत में ये बर्बादी की तरफ जाने नहीं देना है। गाजा का युद्ध क्यों लेबनान की तरफ बढ़ गया है? युद्ध रोकने की एक और कोशिश फेल हो गई। हिजबुल्लाह ने एक दिन में उतने बम चला दिए जितने गाजा में 38 दिनों में भी नहीं चले। इजरायल अब 2 फ्रंट पर लड़ रहा है, एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। अब दुनिया के 57 मुल्क एक साथ इजरायल के खिलाफ चले गए। वो मनी मन हमास और लेबनान के स्टैंड को सपोर्ट करने लगे। क्या हिजबुल्लाह जैसा संगठन दुनिया को विश्व युद्ध की कगार पर ले आया है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। हिजबुल्लाह के पास कौन से हथियार हैं जिनसे इजराइल डर गया? क्या हिजबुल्लाह तेल अवीव को तबाह कर देगा?
क्या बेरूत अब गाजा की गति को प्राप्त होगा? क्या हमास की मौत मरेगा हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह इजराइल को बर्बाद करने, मिटाने और तबाह करने की कोई धमकी नहीं दे रहा। लेबनान बॉर्डर के पास इजरायली पोस्ट पर यह धमाका उसका सिर्फ ट्रेलर है। लेबनान के चरमपंथी शिया संगठन हिजबुल्लाह ने दक्षिणी इजराइल पर धावा बोल दिया है। उसने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इजराइल के रमीब बैरक पर हमला किया है। इस हमले में कम से कम 20 इजरायली सैनिक मारे गए और 7 गंभीर रूप से जख्मी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इजरायली सैनिक लेबनान से सटे रमीब बैरक पर मौजूद है। अचानक एटीजीएम सेल वहां आकर गिरती है। और फिर जोरदार धमाके के साथ बैरक में आग लग जाती है। इस हमले में 20 इजरायली सैनिक जिंदा जल जाते हैं। हमास इजरायल वॉर के 38वें दिन हिजबुल्लाह ने 1 घंटे में इजराइल पर 15 घातक हमले किए, जिसमें इजरायली सेना के साथ साथ सिविलियन इलाकों को भी टारगेट किया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सिविलियन की कारें मिसाइल अटैक के बाद धू धू कर जल रही हैं और वहां से कराहने की आवाजें भी आ रही हैं। हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा टारगेट लेबनान बॉर्डर से सटे इजरायली सेना की चौकियों को बना रहा है। ये तस्वीरें मिल्कियाह पोस्ट की है, जहां इजरायली सेना के टावरों को हिजबुल्लाह ने मिसाइल से उड़ा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने IRAM रॉकेट और बुरकन मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। इस हमले में इजरायल की कई सैनिक चौकियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कई सैन्य वाहन भी खाक हो गए। इजरायल की हिजबुल्लाह पर स्ट्राइक। इजरायल अब हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेगा। गाजा में जीत, अब लेबनान में घमासान। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को इजरायल के फाइटर जेट ने क्लियर मैसेज भेज दिया है। जैसा गाजा में हमास का हाल किया है, वैसा ही लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह का करेंगे। इजरायल के फाइटर जेट ने लेबनान में घुसकर बमबारी की है, जिसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकाने, हथियारों के गोदाम और मिलिट्री पोस्ट तबाह कर दी। हालांकि इस दौरान कई इजरायली मिसाइलें लेबनान के रिहायशी इलाकों में गिरी, जिससे सिविलियन को भी नुकसान हुआ। लेकिन हमास को पस्त कर इजरायल जिस तरह गाजा में घुस गया, वैसा हिजबुल्लाह के खिलाफ करना मुमकिन नहीं। इसकी वजह भी समझ लीजिए। हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे ताकतवर चरमपंथी संगठन है, जिसके पास सबसे ज्यादा घातक हथियारों का जखीरा मौजूद है। वाशिंगटन स्थित स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल है। हिजबुल्लाह के जखीरे में बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी एयर मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, जो इजरायल में काफी अंदर तक स्ट्राइक कर सकती हैं और भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेड़े को भी हिट कर सकती हैं।
हिजबुल्लाह के पास फज्र, फलक, शाहीन और खैबर जैसे रॉकेट हैं जो 40 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास फतेह और स्कूट जैसे मिसाइलें भी हैं। फतेह 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि स्कूट 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। फतेह 500 किलोग्राम और स्कूट 800 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है। लेकिन इजराइल और अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन हिजबुल्लाह के पास याकोट जैसी घातक एंटीशिप मिसाइल का होना है, जो 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये रूसी मिसाइल है जिसे सीरिया में सिविल वॉर के दौरान हिजबुल्लाह ने हासिल किया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास कॉर्नेट और सैगर जैसी एंटी टैंक मिसाइलें भी। कॉर्नेट 5 किलोमीटर दूर से दुश्मन के टैंक को नष्ट कर सकती है, जबकि सैगर 3 किलोमीटर दूर से टैंक को तबाह कर सकती है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास सतह से हवा में मार करने वाली पैंटसिर S-1 मिसाइल भी है, जो 15 किलोमीटर तक मार कर सकती है। बुरकन मिसाइल भी उसने हासिल कर ली है, जो 500 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। लेकिन हमास, हिजबुल्लाह या हूती, मिडिल ईस्ट का कोई भी आतंकी संगठन हो, उसे इजराइल के बदले की तस्वीर नहीं भूलनी चाहिए। 38 दिन की जंग में नॉर्थ गाजा को इजराइल ने तहस नहस कर दिया है। जो इमारतें बची हैं उन्हें बमों से उड़ाया जा रहा है। हमास के हर ठिकाने को तहस नहस किया जा रहा है। आसमान और जमीन दोनों से गाजा पर टनों बम गिर रहे हैं। जमीन पर सिर्फ धुआं और आग के दिल दहलाने वाले दृश्य हैं। इजराइल ने गाजा पोर्ट से हमास का नामो निशान मिटा दिया है। आईडीएफ की हेरल ब्रिगेड टैंक तोपखाने के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। रास्ते में हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को टैंक के गोलों से तोड़ा जा रहा है। अगर कहीं कोई हमास का आतंकी दिखता है या उसके छुपे होने का जरा सा अंदेशा होता है, तो इजराइल के सैनिक ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे वहीं छलनी कर देते हैं। लेकिन इजरायली सेना इस दौरान आम फिलिस्तीनियों को नुकसान नहीं पहुंचे, इसका भी ध्यान रख रही है। पहले 4 घंटे के लिए सेफ पैसेज दिए जा रहे थे, अब इसे बढ़ाकर 6 से 7 घंटे कर दिया गया है। इजरायली सेना ने अब एक नंबर भी जारी किया है। हमास जिन फिलिस्तीनियों को जाने से रोक रहा है, वो इस नंबर पर कॉल करके इजरायली फौज की मदद ले सकते हैं और नॉर्थ गाजा से सुरक्षित निकल सकते हैं। इसके अलावा इजरायली फौज अल शिफा अस्पताल को डीजल भी दे रही है, ताकि वहां इमरजेंसी में भर्ती मरीजों की जान बचाई जा सके। इजरायली सैनिक हाथ में गैलन लेकर खुद अस्पताल पहुंचे और 300 लीटर डीजल अस्पताल को सौंपा। احنا سمحوا بالوقود هاي في مفرق المجلس التشريعي. هاي مفرق بتاع الشوارع عمر المختار وشارع الناصر. مع النصر تمام. راح يحكي معك، راح يقول لك لما حطينا الجالونات هدول وهم موجودين. ये तस्वीरें हमास के उन हमदर्दों को देखना चाहिए जो इजराइल पर आरोप लगा रहे हैं कि वो गाजा में अस्पतालों पर बम गिरा रहा है। दरअसल इजराइल उन्हीं अस्पतालों को निशाना बना रहा है जहां हमास के अड्डे हैं। इजराइल का कहना है कि उसकी लड़ाई हमास से है, फिलिस्तीनी लोगों से नहीं। Since October 7th, the IDF has 2 goals: eliminating Hamas and bringing back our hostages. The IDF has repeatedly stated, our war is with Hamas, not with the people of Gaza. We're doing everything we can to mitigate harm to civilians and increase humanitarian aid. We've employed tactical pauses in specific areas of northern Gaza in an additional effort to facilitate the safe, temporary evacuation of civilians southward. We've also been encouraging the evacuation of patients treated in hospitals used by Hamas as terrorist bases, including the elimination of Hamas terrorists who was holding 1,000 Gazan civilians hostage in the Rantisi hospital, clearly using them as human shields. A safe passage is open on Al-Wahda Street
from Shifa Hospital to allow civilians a safer route from the hospital to the south. Thousands of people have already evacuated the hospital. In the last 24 hours, the IDF has delivered 300 liters of fuel to Shifa Hospital's doorstep. Yet the fuel remains untouched after Hamas threatened hospital staff. गाजा के 2 टुकड़े करने के बाद इजराइल ने नॉर्थ को चारों तरफ से घेर लिया है। अब लड़ाई बीच के इलाकों पर कब्जे को लेकर चल रही है। इनमें शिफा हॉस्पिटल, शती कैंप, गाजा सिटी, जबालिया कैंप, बेत हुनैन और इंडोनेशियन अस्पताल का इलाका है। ये तस्वीरें गाजा के अल शती कैंप की है, जहां रिफ्यूजी बस्ती में हमास का टेरर सेंटर था। अब इजराइल की ग्राउंड फोर्स चुन चुन कर उन्हें उड़ा रही है। इजराइल जिस तरह से एडवांस पोजीशन पर पहुंच चुका है, अब नॉर्थ गाजा में हमास का अंत करीब दिख रहा है। हमास को बचाने के लिए हिजबुल्लाह फुल फोर्स के साथ मैदान में आ गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सख्त लहजे में कहा है कि इसकी कीमत लेबनान को चुकानी पड़ेगी और इजराइल बेरूत की वही हाल कर सकता है जो गाजा का किया है। לאור התוקפנות של חיזבאללה, זה כבר... हिजबुल्लाह लेबनान को जंग की तरफ ढकेल रहा है। वो गलती कर रहा है। इस गलती की सजा लेबनान के आम नागरिकों को भुगतनी पड़ेगी। जो हम गाजा में कर रहे हैं वो हम बैरूत में भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि हिजबुल्लाह उकसाने वाले काम नहीं करेगा। ये हमें बर्दाश्त नहीं है। היערכות מאוד טובה, משולבים באנשי סדיר, אנשי מילואים.